મરાઠી શેર્સ એન્ડ સ્ટોક બ્રોકર્सના હોલ टाइम डायरेक्टर रूप पुत्रा साथे। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर। शुरुआत करना चाहेंगे सर नंबर्स के फ्रंट पर। सबसे पहले Q1 परफॉर्मेंस सर देखें, Q1 FY27 की बात करें तो सर प्रॉफिट डिक्लाइन दिख रहे हैं ऑन वाई बेसिस। इनकम भी सर देखें तो मॉडरेटेड है। क्या की फैक्टर्स रहे बिहाइंड द अर्निंग प्रेशर ड्यूरिंग दिस क्वार्टर? गुड आफ्टरनून, सीएनबीसी बाजार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो बताया कि ये लास्ट क्वार्टर जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वार्टर जो था ये था। इस रिजल्ट को मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से यदि मैं बात करूं, एक एक्सेप्शनल आइटम लास्ट क्वार्टर में जो आया था, मैं उसकी चर्चा थोड़ा सा बाद में करूंगा। पर यदि मैं उस एक्सेप्शन आइटम को यदि मैं हटा के यदि ओवरऑल बात करूं, तो लास्ट क्वार्टर में हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि बात करूं तो टोटल रेवेन्यू में 22% की हमने ग्रोथ की है। और इस 22% की ग्रोथ में जो हमारे दो की सेगमेंट है, यदि मैं बात करूं ब्रोकिंग और नॉन ब्रोकिंग, दोनों में ही हमने ग्रोथ की है। जहां पे ब्रोकिंग में 15% की ग्रोथ हुई है और नॉन ब्रोकिंग में बात करूं तो करीब 42% की ग्रोथ हुई है YOY बेसिस पे। और जहां तक मैं ये ग्रोथ की बात करूं दूसरे संदर्भ में, यदि मैं AUM की बात करूं तो हमारा नॉन ब्रोकिंग का AUM जो है उसमें YOY बेसिस पे 26% की ग्रोथ हमने दर्ज की है। और MTF बुक की यदि बात करूं तो हमने 55% की ग्रोथ दर्ज की है। सो ओवरऑल बेसिस पे लास्ट क्वार्टर हमारे लिए काफी अच्छा क्वार्टर था। और इवन इस क्वार्टर को मैं इससे प्रीवियस क्वार्टर से भी यदि मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो उसमें भी हमने ब्रोकिंग में 7% की ग्रोथ की है, ब्रोकिंग रेवेन्यू में। और यदि दूसरी ओर मैं AUM की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन AUM की, तो उसमें भी 21% की 21 से 22% की ग्रोथ हुई है। और MTF बुक में भी 21% की ग्रोथ हुई है। तो इस तरीके से ओवरऑल बेसिस पे ये क्वार्टर हमारे लिए अच्छा क्वार्टर है। एक्सेप्शनल एक आइटम था जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में यदि आप पैट यदि आप चेक करेंगे तो आपको पैट में जो एक लिमिटेड एक्सटेंट पे आई कैन से ओवरऑल YOY बेसिस पे खाली 2 से 3% की ग्रोथ है। और यदि मैं प्रीवियस क्वार्टर से बोलूंगा तो यस, एक आपको मेजर डी ग्रोथ दिखेगी। पर इसमें एक 21 करोड़ रुपए का जो एक्सेप्शनल आइटम जो आया था, जिसमें एक कंपनी का जो डिपॉजिटरी सेक्शन है उसमें जो दो क्लाइंट्स के केस में ऑफ मार्केट शेयर के ट्रांजेक्शन्स में कुछ आई कैन से अपना जो आउटसाइड पर्सन्स ने ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ मिलके कुछ चीट किया था। हमने उस केस को हमारी ओर से सामने से आइडेंटिफाई किया, हमने क्लाइंट की सिक्योरिटी को रिप्लेनिश किया और वो रिप्लेनिशमेंट का जो लॉस हमने लिया है उसके कारण से, ये एक्सेप्शनल आइटम के कारण से 21 करोड़ का डिफरेंस इसमें क्रिएट हुआ है। बट एट द सेम टाइम इस वाले चीज में भी पॉजिटिव पार्ट ये है कि हमने EOW में जो कंप्लेंट फाइल की है उसमें EOW मनी की ट्रायल स्टेब्लिश कर पाया है। और हमको होप है कि आगे जाके हम इस वाले अमाउंट की भी रिकवरी कर पाएंगे। हमने CDSL में इंश्योरेंस क्लेम भी फाइल किया है जिसमें भी रिकवरी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। बट यदि मैं ओवरऑल बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट के यदि ऑपरेशनल एंगल से यदि पूरा यदि इस एक ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड करके यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल लास्ट क्वार्टर वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर फॉर अस। सर, और सर जैसे MTF बिजनेस के ऊपर आपने जो मेंशन किया, तो ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने हाईलाइट किया स्ट्रेंथ ऑफ योर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक, तो करंट साइज ऑफ द MTF बुक कैसे है और कैसा ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स? हमारी टोटल बुक साइज जो है MTF की वो 1330 करोड़ पे पहुंच गई है लास्ट क्वार्टर एंड पे। इससे यदि प्रीवियस क्वार्टर की, जैसे मैंने बताया कि इसमें 21% का इजाफा हुआ है, तो उसके पहले ये बुक साइज 1100 करोड़ थी। तो हम हमारी इस बुक को कंटिन्यूड बेसिस पे ग्रो करते जा रहे हैं। और यदि मैं ईयर के टोटल यदि ईयर एंड की बात करूं तो हमारे करीब 1750 से 1800 करोड़ के बीच इस बुक के पहुंचने का अनुमान है। और ये हमारी बुक जो है MTF की बुक, ये साथ में हमारे डिलीवरी बेस्ड बिजनेस को, कैश मार्केट के बिजनेस को सपोर्ट करती है। जो हमेशा हमारा प्राइम फोकस रहा है कि क्लाइंट्स यदि इन्वेस्टर जो है वो कैश मार्केट में डिलीवरी बेस्ड बिजनेस करके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, तो हम लोग वो फोकस कर रहे हैं। तो ये बिजनेस पे हमारा फोकस कंटिन्यूड बेसिस पे चालू रहेगा। जी, तो सर MTF ग्रोथ जैसे एक रैपिड ग्रोथ देख रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, तो सर कैसे मैनेज कर रहे हैं लेवरेज और क्रेडिट रिस्क को? मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमने ये बुक 2017 में चालू की थी। और सो फार इन दीज लास्ट 9 years और टोटल NPA यदि बोलूं इस बुक में तो 0 NPA के साथ में हम लोगों ने मैनेज किया इसको। आज की तारीख में भी हमारा करीब 1% टोटल मार्केट शेयर है इस बुक में। टोटल एक्सचेंज लेवल की बुक की बात करूं और हमारी बुक की बात करूं, और इसमें हमने दो पार्ट में अपनी बुक को डाइवर्सिफाई कर रखा है। एक सिंगल क्लाइंट से रिलेटेड यदि मैं इसकी बात करूं तो हमारे आउट ऑफ टोटल जो बुक साइज है उसमें यदि मैं 1 करोड़ के नीचे की आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट 59 to 60% पोर्शन हमारा उसमें आ जाता है। सो बुक इज डाइवर्सिफाइड क्लाइंट लेवल पे।
दूसरी साइड में यदि मैं सिंगल स्टॉक के एक्सपोजर के हिसाब से भी बात करूं तो हम लोगों ने अपना आप को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि सिंगल स्टॉक में ज्यादा हम एमटीएफ में नहीं अलाउ करते हैं। और यदि मैं मेरे टॉप आउट ऑफ द जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो चल रहा है उसमें यदि टॉप स्टॉक की बात करूंगा तो वो स्टॉक का वैल्यू 2% के नीचे है मेरी टोटल बुक साइज में। सो इन दोनों वे में कंट्रोल करके वेल डाइवर्सिफाइड इस बुक को कर रखा है और ये हमको हेल्प करता है जब भी इवन टफ मार्केट होता है। तो पास्ट में मल्टीपल टफ मार्केट्स आए बट वी वर एबल टू सेफ गार्ड जहाँ पे बुक में कोई भी तरीके का एनपीए नहीं क्रिएट हुआ है। जी जी सर। तो सर ब्रोकिंग बिजनेस और मार्केट शेयर के फ्रंट पर जानना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि एमटीएफ में जैसे मार्केट शेयर गेन होता हम देख रहे हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं इवॉल्व होता इन द ब्रॉडर ब्रोकिंग बिजनेस अक्रॉस कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स? हमारा हमेशा से फोकस जैसे मैंने बताया कैश मार्केट का ज्यादा रहा है। ओके। तो हमारा आउट ऑफ द टोटल यदि मैं ब्रोकिंग के रेवेन्यू की बात करूं तो उसमें कैश मार्केट 50% या उससे ज्यादा एक्चुअली हिस्सा उससे आता है कैश मार्केट के बिजनेस से। और दूसरी साइड में डेरिवेटिव जिसमें इक्विटी एफ&ओ और कमोडिटी करेंसी कंबाइंड यदि मैं सब कर लूं तो वो 50% के आसपास है। जबकि यदि मैं जनरली देखूं तो कंपटीटर के लेवल पे 70 to 80% डिपेंडेंसी जो है वो डेरिवेटिव बिजनेस पे है। तो हम लोग हमारे कैश मार्केट के बिजनेस को कंटिन्यूड बेसिस पे इंक्रीज करने की हमारी धारणा को उसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो हमने एक इस वे में हमारे बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है। दूसरी साइड में हमारे बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन में हमारा बिजनेस पार्टनर नेटवर्क और B2C इन दोनों चैनल से भी हिस्सा जो है वो कंटिन्यूड बेसिस पे आता है और करीब 25% हिस्सा हमारा बिजनेस पार्टनर नेटवर्क से ब्रोकिंग रेवेन्यू का आता है। तो उस वे में इस बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है। कैश मार्केट में जब भी मार्केट में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आता है तो हमारे यहाँ पे कंपेरेटिवली ग्रोथ ज्यादा रहती है। और यदि मैं उस वे में बात करूं तो हमने यहाँ पे अल्फा क्रिएट किया है अपने लिए जहाँ पे हमने बेटर मार्केट शेयर को अपने मार्केट शेयर को इम्प्रूवमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ कैश मार्केट बिजनेस में। जी सर। सर रेगुलेटरी चेंजेस के ऊपर रूप सर अभी जानना चाहेंगे, जैसे सेबी ने एक रिसेंट मेजर्स लिए हिंड डेरिवेटिव और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, तो सर ओवरऑल इंडस्ट्री पे एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, बट ये जो इम्पैक्ट है कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर सो फार आप कैसे देख रहे हैं? जैसा मैंने आपको हाईलाइट किया पहले तो हमारा बिजनेस में फोकस कैश मार्केट पे ज्यादा है क्योंकि कैश मार्केट से 50% रेवेन्यू आता है और उसमें सेबी का फोकस ऑलवेज पॉजिटिव साइड में है कि सेबी या रेगुलेटरी साइड से सभी जगह से वो इस बिजनेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं ताकि इन्वेस्टर मनी जनरेट कर सके और वही हमारा ध्येय है। तो सबसे पहले इसके कारण से हमारा यहाँ पे इंप्रूवमेंट जो है कंपेरेटिवली कैश मार्केट के बिजनेस में ज्यादा हो रहा है। डेरिवेटिव साइड का जो इम्पैक्ट है वो कंपेरेटिवली हमको ओवरऑल बेसिस पे कम इम्पैक्ट करता है। दूसरी ओर हमने टोटल हमारे बिजनेस का जो मैंने बताया आपको कि यदि टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो उसका 50-51% हिस्सा ही ब्रोकिंग से आता है। नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट जो आज से 5 साल पहले जो था वो हार्डली 20% पे था, वो धीरे धीरे करते हम 29% पे आ चुके हैं लास्ट क्वार्टर में। तो नॉन ब्रोकिंग जो है उसका रेवेन्यू हम फास्टर बेसिस पे बढ़ा रहे हैं, एयूएम फास्टर बेसिस पे बढ़ा रहे हैं और एमटीएफ बुक को फास्टर बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उसमें यदि मैं खाली डेरिवेटिव की बात करूं तो उसका हिस्सा खाली 25% है। तो ये ओवरऑल बेसिस पे ये हमको हमारे केस में इम्पैक्ट कम करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की बात की, तो हमारे यहाँ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इस बुक में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके कारण से प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आरबीआई के रिसेंट सर्कुलर में जो गाइडलाइंस में जो बदलाव आए वो हमारे इस बिजनेस में इम्पैक्ट उसका नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आरबीआई की ओर से जो इंट्राडे लिमिट्स में उनमें जो बदलाव आया उसकी वजह से एक टेम्पररी थोड़ा बहुत आई कैन से फंड्स के मामले में बैंकों से जो फैसिलिटी थी उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आए हैं लिमिटेड एक्सटेंट पे। पर वहां पे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, हमारा लास्ट क्वार्टर में रेटिंग में भी हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। जहाँ पे रेटिंग एजेंसी है उन्होंने हमारी रेटिंग अपग्रेड हुई है उसमें, और वो रेटिंग इंप्रूवमेंट के साथ में हमारी फंड्स जनरेशन की साइड में वी आर एबल टू इम्प्रूव अवर सेल्स बोथ द साइड इन टर्म्स ऑफ टोटल फंड्स इंप्रूवमेंट एज वेल एज इंटरेस्ट की कॉस्ट में बात करूं तो ये चीजें हमको आगे फर्दर बेनिफिट देने वाली है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। रूप सर, काफ़ी डिटेल्स और नंबर्स और कंपनी के ऊपर आपने शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग। बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। તો આનંદ રાઠી શેર્સના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી નંબર્સ બાદ આપણે સ્ટોક પ્રાઇસ પર અત્યારે નજર કરીએ તો 565ના લેવલ્સ પર સ્ટોક જોઈ રહ્યા છે લગભગ 3.25% ઘટાડા સાથે આનંદ રાઠી શેર્સ। એ સાથે સમય થયો